बिल्कुल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। ये टॉपिक जो है ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है और पॉलिटिकल साइंस में भी ये जो है टॉपिक आता है। तो ये जो टॉपिक है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो करंट सिचुएशन इस टाइम गजा के अंदर है और यूनाइटेड नेशंस का जो उसके ऊपर रिएक्शन है और जो अमेरिकन रोल है या जो वेस्ट का रोल है इसके अंदर, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इट्स पॉसिबिलिटी के ये नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं CSS के 2025 के अंदर, तो उसमें अपीयर हो सकता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि ये 1945 में बनी थी एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि एंड हुई थी। तो इसका मेन जो पर्पस था वो पीस और सिक्योरिटी था, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। It was also expected to foster friendly relations among the nations and promote social progress and better living standards. इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप देखते हैं कि 193 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट वो जो है इसका हिस्सा है। और जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो बहुत सारे डायमेंशंस हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो एक परमानेंट, आप देखेंगे कि जो है इसके मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर जितने भी आप डिसीजंस होते हैं वो ये P5 लेते हैं, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और इसके परमानेंट मेंबर 5 हैं। जिससे कि सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके अंदर आप चाइना ले लें, फ्रांस ले लें, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके इसके अलावा जो है इस UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन सारे मेंबर्स के पास एक खास पावर है जो कि वीटो पावर है। इसका इस्तेमाल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अमेरिका ने किया था टू स्टॉप द जो बिल आया था जिसके अंदर ये था कि इमीडिएट सीज फायर जो है वो इस्टेब्लिश हो। तो अमेरिका ने उसके अगेंस्ट जाके वीटो कर दिया था उसको। तो ये जितने भी कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे फ्रांस है, रशिया, चाइना, UK, या जो आपका है US आ जाता है, ये सारे इनके पास वीटो पावर होती है। दे कैन ब्लॉक एंड दे कैन अलाउ एनी सब्सटेंटिव सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि जितनी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो सारी इसको जो है वो परमानेंट मेंबर्स में आते हैं और उनका जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल डोमिनेंस अगर हम देखें तो यही एक इदारा है जो कि थ्रू आउट द हिस्ट्री एक डोमिनेंट रहा है। इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमेशा दुनिया के अंदर एक जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में हमेशा नजर आए हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। द पावर डायनामिक्स विद इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वीटो पावर का इशू बहुत ज़्यादा रहा है। रशिया हो, चाइना हो, US हो, ये अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है यू वीटो का इस्तेमाल करते रहते हैं और ये जो है एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल करते रहते हैं इस पावर को। इसके अलावा अगर कंपीटिंग इंटरेस्ट की बात करें तो सारे जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ही जो है अपोजिंग जो है इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए दे यूज द वीटो पावर। लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो परमानेंट मेंबर्स हैं वही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन वो जो पावर है बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये 4-5 कंट्रीज ही हैं जिनके पास ये पावर है। जबकि अगर वो एक यूनाइटेड नेशन, एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देयर मस्ट बी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दिस पावर। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब पावर जो है वो इन 4-5 कंट्रीज के पास ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो है इन्फ्लुएंस्ड इदारा है, तो बिल्कुल ये इन्फ्लुएंस्ड है। और बहुत बार हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस हो। और डिफरेंट आइडियोलॉजीज की जंग इसके अंदर चलती रहती है, चाहे आप रशिया को ले लें या अमेरिका को ले लें। तो ये जो है UN की एबिलिटी को भी, जो उसका जो रियल पर्पस था टू एस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी, उसको काफ़ी हद तक जो है वो डिमाइनिश कर देती है। अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स आप देख सकते हैं। कोरियन वॉर जो 1950-53 तक हुई उसके अंदर आपने देखा कि UN वाज अनेबल टू प्रिवेंट दैट वॉर। अगर हम रवांडन जेनोसाइड देखें 1994 में, तो वहाँ पर भी पीस कीपिंग में नाकाम रहा है UN। इराक वॉर हो या अब रिसेंटली आप देख लें कि गजा वॉर हो, तो UN हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड टू प्रिवेंट गजा वॉर। और आप देखते हैं कि डेली थाउजेंड्स ऑफ द पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड, इंजर्ड और किल्ड। तो ये हो रहा है, और UN एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इट्स अनेबल टू कीप पीस।
इसके अलावा आप कश्मीर के रेजोल्यूशंस की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं कि कश्मीर के जो रेजोल्यूशन है वो भी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाए गए। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि फेलियर आ जाते हैं, और फेलियर क्यों, ये आगे हम जाके इस चीज़ के ऊपर भी एक्सप्लोर करेंगे और बात करेंगे। अगर हम यूएन डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इट इज़ heavily influenced by the agendas and interests of its most powerful member states, particularly the permanent members of the Security Council. These leaders, with their outsized political and economic clout, often sway UN decision making to align with their own geopolitical objectives. We have seen it many times कि आप अमेरिका को ले लो तो वो हमेशा इसका इस्तेमाल करता है और जो है इसराइल को एक डिप्लोमेटिक कवर दे रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पर रशिया का या चाइना का इंटरेस्ट जो है जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वो उस चीज़ को वीटो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वीटो पावर की वजह से, और जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वही तकरीबन इसमें जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चैलेंजेस की भी बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है। आप देखें कश्मीर का जो हमारा इशू है उसके ऊपर बहुत सारे रेजोल्यूशंस आपने देखा कि यूएन के अंदर पड़े हुए हैं, और अब तक 10 डिकेड्स 10 दिहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन अब तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। बातें तो होती हैं, वो भी कहते हैं कि बिल्कुल इनके ऊपर अमल होना चाहिए, लेकिन देयर इज़ नो एनी मैकेनिज्म टू इन्फोर्स। तो वो इन्फोर्स करना जो है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना या स्टेट्स को कंपेल करना, ये एक जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है यूनाइटेड नेशंस के लिए। उसके अलावा जियो पोलिटिकल टेंशंस बिटवीन परमानेंट मेंबर्स, जैसे कि आप ले लें अमेरिका को ले लें, या एक और उसके अपोजिंग में आप चाइना को और जो है रशिया को ले लें, तो ये अपोजिंग एक जियो पोलिटिकल टेंशंस की का भी असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, एक ग्रिड लॉक बना रहा है। इसके अलावा इनसुफिशियंट फंडिंग की भी हम कह सकते हैं, या रिसोर्सेज जो कि पीस कीपिंग मिशंस के लिए ज़रूरी होते हैं वार जोन्स में, तो वो फंडिंग के भी और रिसोर्सेज के भी इश्यूज रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे द रोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन द यूएन्स इनएबिलिटी टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ी जो है रुकावट हैं, जिससे कि जो है यूएन जो है वो कन्फ्लिक्ट्स को रोक नहीं पाता, उनको ख़त्म नहीं कर पाता, जंगों को रोक नहीं पाता, क्या वजह है? तो सबसे पहली बात आ जाती है कंपीटिंग इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर रशिया और चाइना चाहता है कि जो है जो है सॉल्व हो जाए मसला और यूक्रेन का ख़त्म हो जाए, जबकि अमेरिकन चाहते हैं कि वॉर कंटिन्यू रहे। उसके साथ साथ अगर हम इसराइल का और फ़लस्तीन का इशू देखें तो वहाँ भी सेम सिचुएशन बनती है, वेयर अमेरिका इज गोइंग विथ इसराइल और वो इमीडिएट सीज फायर नहीं चाहता। तो इस तरीके से कंपेयरिंग इंटरेस्ट जो है वो लोगों को जो है मतलब जो यूएन की एबिलिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं कि लिमिटेड बनाता है, और उसको रोकता है कि वो जो है जंगों को रोक नहीं पाता। इसके अलावा वीटो पावर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो एक बहुत बड़ा एक इशू है, जिससे कि परमानेंट मेंबर जिससे चाहें, जिसमें से अगर कोई एक भी परमानेंट मेंबर अगर किसी चीज़ को ब्लॉक करना चाहता है तो वो पूरा जो रेजोल्यूशन है वो ब्लॉक हो जाता है, वो फर्दर नहीं जा सकता आगे। उसके साथ साथ लेक ऑफ कंसेंसस, डिसएग्रीमेंट्स बहुत हैं। मेंबर्स जिन जो के मेंबर परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनके अंदर जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनकी वजह से भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका नहीं जा सकता। बात सेम ही हो गई कि जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से लेक ऑफ कंसेंसस नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी वजह आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वो कंट्रीज जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, जिनका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही टॉप 5 जो है आप देखें यहाँ पर कंट्रीज बने हुए हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं। वही अगर P5 में आते हैं तो वो लोग कैसे पीस चाहेंगे, वो कैसे ऐसे रेजोल्यूशंस को आने देंगे जिससे कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो इकानमी है वो जो है ख़राब हो सकती है। तो आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स 41% जो है वो आर्म एक्सपोर्ट के साथ नंबर 1 पे है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। उसके बाद फ्रांस आ जाता है, ये भी P5 का मेंबर है। रशिया भी P5 का मेंबर है। उसके बाद चाइना आ जाता है 4th नंबर पे। उसके बाद आप देखें यूके जो आ जाता है, वो भी इस लिस्ट के अंदर है 3.7% के साथ। तो ये सारे कंट्रीज अगर परमानेंट 5 मेंबर्स के साथ हैं के अंदर आते हैं, और ये लोग कैसे चाहेंगे कि दुनिया के अंदर पीस हो, जबकि ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वॉर्स को, जो है आर्म्स को, वेपन्स को, और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लार्ज स्केल पे। इनकी इकानमीज उनके ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। तो how come these people will allow such resolution, or how will the United Nations work with these 5 members who are exporting the arms at the biggest level in the world? How will they allow someone to stop that and keep the peace in the world? तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है यूनाइटेड नेशन के P5 के ऊपर, कि वही आर्म एक्सपोर्टर है और वही कंट्रोल कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन को, और यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा है वो है टू कीप द पीस।
तो इन सारी चीज़ों की वजह से और जो हमने सारी अब तक डिस्कस किए हैं, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि एक रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं कंसिडरिंग द वेरियस डायमेंशंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सबसे पहले आउटडेटेड पावर स्ट्रक्चर है। देखिए, यूनाइटेड सिक्योरिटी यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो परमानेंट मेंबर का स्ट्रक्चर बहुत गलत है। जिस जो कि चार पांच ऐसे कंट्रीज है उनको वीटो पावर दे देता है। ये एक पावर डायनामिक्स का ऐसा वो एक क्या कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है जो जिस जो कि पावर वहीं पे सेंट्रलाइज्ड किए हुए रखता है, यानी कि जो है रियल चेंज जो या जो एजेंडा यूएन का था वो करने से उसको रोकता है। उसके अलावा इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, और जो है इस इदारे को एक इन्फ्लुएंस से दूर करना पड़ेगा। इसके लिए रिफॉर्म्स चाहिए। मैंने जैसे कहा कि पावर स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, वीटो पावर या तो खत्म कर दी जाए, या तो पूरे मेंबर्स जो भी हैं वो सबके साथ मेजोरिटी के साथ, जैसे एक पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं वैसे कोई एक जो है मुश्तरका तौर पर एक रेजोल्यूशन को पास किया जा सके मेजोरिटी के साथ। या इसके साथ अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ पीस कीपिंग के जो फंड्स हैं, जो एड्स हैं, उनको भी जो है कंट्रीज को बाउंड किया जाए। रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है इस एरिया में भी। उसके अलावा अगर हम ग्लोबल इश्यूज की बात करें, तो यूएन का मैंडेट बढ़ाना चाहिए, रिसोर्सेज देने चाहिए, ताकि वो जो डिफरेंट वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उनके ऊपर जो है स्टर्न अपना व्यू रख सके और उनको मजबूर कर सके जो है उनको इस चीज़ के ऊपर कि वो वॉर क्राइम्स को कमिट ना करें। उसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज है या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इसका जो है ग्रिप हो। इसलिए यूएन का मैंडेट जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स आ जाते हैं, जिनका पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। 2016 में हमने साइन किया हुआ है पार्लियामेंट के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि ये तो ग्लोबल इश्यूज हैं जो कि पूरे कंट्रीज शेयर कर रहे होते हैं, तो इनके ऊपर यूएन का जो है मैंडेट बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, तो कौन कौन से लिमिटेशंस हैं अभी भी यूएन के अंदर पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर, तो जैसे हमने बात की कि मैंडेट का इशू है। मैंडेट बहुत सारी चीज़ों में मैंडेट नहीं है, तो यूएन के एक्शंस को वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। रिसोर्स के गेप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रिड लॉक है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जियो पोलिटिकल टेंशन है, वेपनाइजेशन है, वो भी हमने डिस्कस किया कि P5 जो कि खुद एक सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, जो कि वेपन वेपन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे चाहेगा कि पीस हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम कंक्लूड करें इस चीज़ को, तो डेफिनेटली एज द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लोबल challenges, the future of United Nations hangs in the balance. Calls for reforms echo throughout the international community, recognizing the need for a more agile, responsive, and representative global governance body. चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या बहुत सारे कंट्रीज हों, everyone is now demanding reforms in United Nations. टर्की ने भी इस चीज़ की डिमांड की है to make it acceptable to all the country, or to fulfill the actual intended goals, to accomplish the intended goals of this organization. तो आज हमने इस चीज़ को कवर किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूनाइटेड नेशंस को हमने डिटेल में पढ़ा, उसके सारे इश्यूज देखे, डिफरेंट डायमेंशन से कवर किया, कौन सी ऐसे इश्यूज हैं, उसके साथ क्या रिफॉर्म्स उसमें होने चाहिए, ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। इफ़ यू अंडरस्टूड द टॉपिक, please subscribe to the channel, and also share this with your friends so that they can also take benefit from these kind of videos which are especially designed for CSS examination. तो इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि आप कौन सी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। टेक केयर।